नमस्कार, मैं संजय मिश्रा। आप देख रहे हैं मेट्रो सिटी समाचार। हर व्यक्ति चाहता है कि वो खूबसूरत दिखे और लोग उसकी तारीफ करें। उम्र के साथ और आज की भौतिकवादी दुनिया के साथ आप देखते हैं आपके खान पान से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कॉस्मेटिक चीजों ने वो मोर्चा संभाल रखा है। जो नेचुरल ग्लो होता था चेहरे का या बालों का या शरीर का, वो अब खत्म हो गया है। वो इन सब्जेक्ट पे मेट्रो सिटी समाचार आज एक रिनाउंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं और प्लास्टिक सर्जन हमारे साथ हैं, डॉक्टर मिथिलेश मिश्रा। सर से बात करेंगे। तो सर बताएं कि कॉस्मेटोलॉजी क्या है। इन नमस्कार संजय जी, आपका सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आज की डेट में देखा जाए तो बहुत सारे लोग एक जिसको बोलते हैं ना कि हमको खूबसूरत बनना है, ये तो सबकी इच्छा होती है। बिल्कुल सही। वो चाहे कोई खूबसूरत बाई बर्थ है या वो अगर बन सकता है, या ऐसे भी हर एक इंसान चाहे वो लड़का हो लड़की हो किसी भी उम्र का हो जी। वो हमेशा ये चाहता है कि वो अपने आप को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सके या खूबसूरत दिख सके। तो ये जो खूबसूरती की चाह है, जिसको हम लोग बोलते हैं यर्निंग फॉर द ब्यूटी, ये हर एक इंसान की चाहत होती है। और वो जैसे भी और किसी भी तरीके से उसको अगर वो पा सकता है, चाहे वो कॉस्मेटिक सर्जरी करा करके, प्लास्टिक सर्जरी करा करके, या कुछ मेकअप करके, या किसी खास एंगल में, जैसे कुछ लोग अपना मुंह तरह तरह से शीशे में देते हैं। अगर आप कभी ध्यान दीजिए तो एक मिरर में जाकर के अलग अलग एंगल्स अपने आप को देखते हैं, और जिससे ये लगता है कि हाँ, इस एंगल में हम ज्यादा बेहतर दिखते हैं। तो ये एक मानव की चाहत होती है। अच्छा। और ये बाई बर्थ होता है, आप कह सकते हैं, या बाई डिफॉल्ट ये हर एक इंसान में है। yes. तो ये तो अच्छी चीज भी है। और एज ए प्लास्टिक सर्जन हमारे लिए बहुत अच्छा चीज है कि जितने ज्यादा लोग इसके लिए अवेयर हो और जितने ज्यादा लोग खूबसूरत बनने की चाह हो, और अगर किसी कारणवश चाहे वो कोई चोट दाग या धब्बा लग गया हो, या कभी कभी एक बढ़ती उम्र के साथ, जैसे हम 15-20 साल 25 साल के होते हैं, धीरे धीरे लड़कों में बालों का गिरना या झड़ना शुरू हो जाता है और बाल हो जाते हैं, जिससे कम उम्र में ही उनका जो व्यक्तित्व होता है, पर्सनालिटी होती है, वो थोड़ा अफेक्टेड होती है। और वो एक कॉम्प्लेक्स से, आप कह सकते हैं कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से जूझते हैं। तो अगर हम उनके बाल को बचा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, अगर हम बालों की बात करें जी। या किसी को मान लो कोई लड़का है जिसका आज एक लड़का है तो उसको चोट लग गई यहाँ पर, तो उसके चेहरे पर, एक खूबसूरत चेहरे पर एक निशान आ गया जो कि थोड़ा मोटा है, जड़ा है, तो उसका व्यक्तित्व प्रभावित हुआ या उसकी खूबसूरती में पट्टा लग गया। तो अगर हम उसको बेहतर कर सकते हैं तो डेफिनेटली उसका अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसका वर्क प्रोफाइल बढ़ता है, उसका कैलिबर बेहतर होता है, और वो एज ए प्लास्टिक सर्जन या एज ए कॉस्मेटोलॉजिस्ट हम लोग उसको करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज सवाल है। प्लास्टिक सर्जरी को ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि यहाँ पे प्लास्टिक चिपकाया जाता होगा, सेंस कि ये इसका बजट भी बहुत बड़ा होता होगा। लोग समझते हैं कि अगर चेहरे पे मार्क है, धब्बे हैं, तो लोग उसको टीवी पे दिखाए गए विज्ञापनों वाले जो क्रीम्स होती है वो अप्लाई करते हैं और उसका कोई रिजल्ट नहीं है, सब जानते हैं। तो ऐसे में भी वो अवॉइड करते हैं कि मैं जाऊंगा कॉस्मेटोलॉजिस्ट पर तो बहुत पैसा लगने वाला है। तो उनके बारे में क्या कहेंगे? क्या देखिए संजय, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो शब्द प्लास्टिक है ना, ये जो शब्द लिया गया है, इसका एक्चुअल जो ओरिजिन इस शब्द का है वो प्लास्टिकोस से लिया गया है। जी। प्लास्टिकोस मतलब होता है टू मोल्ड या टू गिव शेप। मतलब कि किसी चीज को, जैसे प्लास्टिक को हम अगर थोड़ा सा गर्म कर दें तो फिर उसको किसी भी डायरेक्शन में आप मोल्ड कर सकते हैं, किसी भी कोई भी शेप उसको दे सकते हैं। मतलब ये नहीं कि उसमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं होता? नहीं, प्लास्टिक का उपयोग होता है, ऐसा नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी मतलब हम उसको एक शेप देते हैं, जो डिजायर्ड शेप आप चाहते हैं। अगर हम इस सेंस से बात करें, डेफिनेशन प्लास्टिक सर्जरी का बहुत कुछ है। जी जी। 2-3 डेफिनेशन जो दर्शकों के लिए हम कोशिश करेंगे कि जितने साधारण भाषा में समझा सके। एक शब्द है प्लास्टिक सर्जरी, मतलब होता है फिनिशर्स। जैसे आप ऐसे समझिए कि कोई कैंसर सर्जन ने ऑपरेशन करके कैंसर को निकाल दिया। अब नीचे वाले जबड़े का है कैंसर, उसको काट के निकाल दिया, तब यहाँ तो जबड़ा ही नहीं, पेशेंट खाएगा कैसे? तो वो तो अपना काम करके चले गए। तब फिर एज ए प्लास्टिक सर्जन लोग आते हैं, उसको शेप दे करके एक नया जबड़ा हम बनाते हैं। उससे कहीं से हड्डी निकालते हैं, कहीं से मांस निकालते हैं, फिर हम एक नया जबड़ा बनाते हैं, जिससे कि भविष्य में जितने दिन भी मरीज जिए वो खा पी सके। अच्छा, ठीक है। तो एक तो ये हो गया फिनिशर्स। या ऐसे ही मान लो किसी को डायबिटीज फूट है, पैर में घाव हो गया, अब किसी ने बोला यार कि पैर काटना पड़ेगा, तो हम लोग वहां पर आकर के बहुत हद तक कोशिश करते हैं और कई बार हम उस पैर को बचा भी लेते हैं। या प्रॉब्लम सॉल्विंग सर्जन, एक और डेफिनेशन हमारा होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग सर्जन। कोई प्रॉब्लम है, कोई घाव है, बहुत सालों से नहीं ठीक हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है, जैसे मान लो किसी का अंगूठा नहीं है, बिना अंगूठे का काम कैसे करोगे? बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम नया अंगूठा बना सकते हैं। आपका हाथ कट गया तो हम हाथ को जोड़ सकते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं प्लास्टिक सर्जरी में, ये इसी एक चीज से आती है कि हम हमेशा कुछ भी करने के पहले सोचते हैं
और उसका कारण जानते हैं। जैसे एक घाव के बारे में बात करें, कोई पैर में घाव है, हाथ में कहीं पर भी है, ये घाव नहीं ठीक हो रहा है, तो हम सिर्फ इतना सोचते हैं कि आखिर में घाव के नहीं ठीक होने का क्या कारण है, और अगर हमको वो कारण पता चल गया तब फिर हम उस कारण को दूर करके घाव को ठीक कर लेते हैं। मान लीजिए कहीं पर हड्डी दिख रही है, वो घाव नहीं भर रहा है, तो हम कहीं से मांस उठाकर लगा दिए। तो ये जो हमारा एक कह सकते हैं कि सर से लेकर के पांव तक हमारा पूरा बैटलफील्ड है। हम हर जगह जो भी प्रॉब्लम है वहां की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि हम हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट सर, आज की डेट में बड़ी कॉमन समस्या है बालों का झड़ना, मेल्स हो फीमेल्स हो, इसका रीजन क्या है और उसका उपाय क्या है? और हेयर ट्रांसप्लांटेशन जो एक बड़ा स्कोप ले रहा है, इसमें बहुत सारे फ्लॉज भी हैं, बहुत सारे अपवाद भी हैं, जिसमें कई लोगों की डेथ भी हो गई है। तो ये परफॉर्मेंस के लिए क्या गाइडलाइंस हैं और कौन लोग ये परफॉर्म कर सकते हैं सर? देखिए सर, सबसे पहले तो हेयर अगर बात करें हम हेयर के ट्रीटमेंट का या हेयर के फॉल का, तो ये आज की डेट में काफी कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं हेयर के बालों के झड़ने के, लेकिन मोटा मोटी आप जो हमारी आज की डेट में लाइफ स्टाइल चल रही है, जिसमें हमारा ना सोने का ठिकाना है, ना हम सुबह जगने का ठिकाना है, ना एक्सरसाइज का, ना प्रॉपर डाइट का, ना हम पानी प्रॉपर नहीं पीते हैं, फ्रूट्स नहीं खाते हैं, एकदम स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं, या हम खाना खा भी रहे हैं तो हेल्दी नहीं खाते, बड़ा पाव खा लिया, या सपोज करो कि कहीं जाकर समोसा एक ठो खा लिया, या आज हम ब्रेकफास्ट ही नहीं किया, दोपहर खाना मिस कर गए, खाली भूख मारने वाला। जी, तो ये जो आपका लाइफ स्टाइल ओवरऑल जो आपका परिवर्तन हो रहा है, चाहे बहुत लेट नाइट तक आप सो रहे हैं, बहुत देर तक जग रहे हैं, सुबह का जो धूप होता है जिसमें विटामिन डी मिलती है, एक बेहतर फीलिंग आती है सुबह का सूरज को उगते हुए सूरज को देखना, जब वो सब आप नहीं करते हैं तो नेचुरली आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स है, जो इम्पोर्टेंट हार्मोन्स है, जो बालों के लिए शरीर के लिए लाभदायक है, वो सब आपको नहीं मिल पाते हैं। तो कारण तो बहुत होता है, लेकिन एक जनरल कारण होता है जो मेल और फीमेल दोनों में हो गया, जो भी मैंने बताया आपको कि खाने पीने से लेकर सोने से लेकर के प्रॉपर न्यूट्रिशन न मिलने का, या मेल एज सच लड़के लोग जो होते हैं उनका जो मेल हार्मोन्स होता है, ये जो मेल हार्मोन्स होता है इसकी एक खास बात होती है फीमेल के कंपेरिजन में कि सर के बाल कम करता है और बॉडी की बाकी जगह हर जगह बालों को बढ़ाता है। सादा भाषा में समझिए, तो मेल हार्मोन्स पर से उसके कारण मेल पैटर्न बालनेस आता है मेल लड़कों, जबकि वही फीमेल हार्मोन्स देखिए तो यहाँ के बाल बढ़ाता है और बाकी शरीर के बालों को कम कर देता है। ठीक है, ये तो आपका पहला पार्ट हो गया क्वेश्चन क्या, कि आखिर बाल जो झड़ते हैं वो क्यों झड़ते हैं, क्या। अब आता है कि ट्रीटमेंट में यूजुअली हम, जैसे मैं अपने मरीजों को बोलता हूँ साहब कि हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला कि अभी जब आप हमारे पास आए तो जितने बाल आपके बचे हुए हैं सबसे पहले वो बच जाए, उसके लिए हम मेडिसिन शुरू करते हैं। एक बार वो बच गए तो फिर दवाओं से, या आजकल पीआरपी चलता है, जीएफसी किट चलता है, उसके इंजेक्शन से जो बाल के रूट्स बचे हुए हैं अगर हम उसमें इंजेक्शन दे दे, दवा दे दे, तो वो अगर नए बाल आ सकते हैं तो नए बाल आ जाए। फिर अगर इन दोनों से फायदा नहीं है, या जिसका अलग अलग ग्रेडिंग होती है, ग्रेड 1 to ग्रेड 7 करके है, तो जिनका ऑलरेडी बहुत बाल झड़ गए, जिनको दवा से फायदा नहीं होगा, हमारे एक्सपीरियंस से देख करके एग्जामिन करके हम लोग पता करते हैं, तब हम उनको ट्रांसप्लांट के बारे में बात करते हैं, जो स्टेज 3 हो गया। और स्टेज 4 मतलब आप ट्रांसप्लांट से बाल लगाए, या दवा से बाल आए, या आपके इंजेक्शन से आए, जो बाल आए वो बचे रहे, इसको मेंटेनेंस फेज में बोल देते हैं। अब आता है जो तीसरा सवाल आपका है इसी पार्ट का, पार्ट ऑफ द थर्ड क्वेश्चन, वो क्या है कि रेगुलेशंस और कौन किसको करना चाहिए। तो अभी रिसेंटली मुझे लगता है कि 10-15 दिन पहले ही नेशनल मेडिकल जो काउंसिल है इंडिया का, जो पहले एमएमसी था, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एमसीआई था, उसके जगह पर एनएमसी आ गया, नेशनल मेडिकल काउंसिल आ गया जी। उसने गाइडलाइन क्या दिया कि जिसको प्रॉपर सर्जिकल ट्रेनिंग हो जी, या जिनको बालों के बारे में प्रॉपर पता वही हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जिसके लिए उन्होंने बोला या तो प्लास्टिक सर्जन हो, चाहे एमसीएच प्लास्टिक सर्जन या डीएनबी प्लास्टिक सर्जन, एक ये कर सकते हैं। दूसरा जो स्किन के डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, चाहे एमडी डर्मेट हो चाहे डीबीडी हो, अच्छा वो भी, यही 2 लोग हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इसके अलावा वो हम किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम का नाम नहीं ले रहे हैं,
इसके अलावा बाकी जो लोग कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू नेशनल मेडिकल काउंसिल वो लोग नहीं कर सकते है, स्ट्रगलर्स हैं, तो ये क्या करते हैं नॉर्मली ब्यूटिशियंस के पास जाने का जस्ट टू फियर कि भाई डर है उनको कि कहीं और प्लास्टिक सर्जन के पास गए या डर्मेटोलॉजिस्ट गए तो उनको बजट ज्यादा लगे, डर के मारे वो आते नहीं है। नॉर्मली ये परफॉर्मेंस करवाते हैं, वो कहीं कहीं ऐसे देखे गए सेंटर्स खोल दिए गए ब्यूटिशियन के जगह पे, तो क्या वो एडवाइजेबल है उनको? नॉट एट ऑल, इट्स नॉट एडवाइजेबल। इसीलिए हमारा नेशनल जो मेडिकल काउंसिल उसने क्लियर कट गाइडलाइंस दिया है कि आप हेयर ट्रांसप्लांट कीजिए, सर्जरी, ये प्रॉपर सर्जरी है, प्रॉपर ऑपरेशन है। तो इसके लिए आपके पास ऑपरेशन थिएटर होना चाहिए, आपका पूरा यूनिट होना चाहिए जो ऑपरेशन से संबंधित है, आपका असिस्टेंस लेकर बाकी सब लोगों को सर्जिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए, प्लस आपके पास ऑपरेशन थिएटर, और अगर मरीज को कोई दिक्कत हो रही तो उसको भर्ती करने की भी सुविधा होनी चाहिए। अच्छा, इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा सर, जैसे हेयर ट्रांसप्लांटेशन नॉर्मली आज डायबिटिक और कार्डियक जो है प्रॉब्लम, हार्ट की और डायबिटीज की जो बीमारियां बड़ी कॉमन है, तो क्या ऐसे लोग ट्रांसप्लांटेशन करा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल करा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करा सकते हैं। मैं खुद ही करता हूँ। है कि घाव सूखता नहीं है जी, नहीं सर, ये एक अलग कॉम्प्लेक्स सवाल है। कभी अगर टाइम मिलेगा अपन तो एक बार डायबिटीज से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशन उस पर भी हम बात करेंगे कि आखिर में क्या है इसका मैटर। लेकिन सबसे पहले इस बार है कि यस, डायबिटीज वाले मरीज भी हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। अच्छा। या कार्डियक पेशेंट है उन पे भी वो भी करा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप प्रॉपर ड्यू केयर जो है, जैसे डायबिटीज का अगर मरीज है तो प्रॉपर डायबिटीज कंट्रोल में है, आपने फिजिशियन से फिटनेस ले लिया है, उसको और कोई दवा, ब्लड थिनर या कोई और दवा नहीं चल रही है। सेम इज ट्रू विद द कार्डियक पेशेंट, अगर उसको कोई तकलीफ है या कार्डियक प्रॉब्लम है तो उसने दवा ले रहा है कि नहीं ले रहा, उसका ब्लड प्रेशर प्रॉपर मेंटेन है कि नहीं है, ये सारी जितनी चीजें हैं। मतलब मरीज आया या पेशेंट आया तो वो पेशेंट है, वो कस्टमर मत बनाइए उसको। जो आपका सवाल था कि ब्यूटी पार्लर या छोटे छोटे क्लिनिक्स में जो कि या तो डॉक्टर हैं या टेक्नीशियन जो चला रहे हैं, वहां पर प्रॉब्लम क्या है कि उनके लिए वो जो हेयर का मरीज गया वो एक कस्टमर है, वो 50,000 से लेकर के 25,000 से लेकर के 1 लाख रुपए जो भी उनको कस्टमर में दिखता है, वो तो हर एक आदमी के इंसान का अलग अलग होता है। उसको लग रहा है यार ये पेशेंट आया 1 लाख का है, खट से इसको शीशे में उतारो और ऑपरेट कर दो। वो ये नहीं समझते हैं कि उसके प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, क्योंकि वो तो डॉक्टर है नहीं। इसमें सर एक चीज और कि ट्रांसप्लांटेशन के द्वारा परफॉर्म जो किया गया उसमें कई पेशेंट्स ऐसे हैं जिनमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हुए, इवन उनका चेहरा बिगड़ गया, किसी की तो डेथ भी हो गई, ऐसे केसेस हैं। तो वो कंडीशन किन पेशेंट के साथ आती है? क्या डॉक्टर की गलती है, पेशेंट ने कुछ गलत सिलेक्शन? देखिए, पेशेंट ने गलत किया या डॉक्टर ने गलत किया ऐसा नहीं है। मैं इसको ऐसे मानता हूँ कि हर एक सर्जरी का एक इनहेरेंट उसका अपना कॉम्प्लिकेशन है। सर्जरी मैंने इसलिए बोला, सर्जरी ऐसा नहीं है कि आप कभी भी किसी का भी कर दीजिए। सर्जरी इज जस्ट लाइक, जिसको मैं बोलता हूँ मेरे मरीजों को कि एक यज्ञ करने जैसा यज्ञ करने जैसा। तो एक आप जब सर्जरी करने जा रहे हैं तो आप मरीज के बारे में पूरा जानिए, उसकी पूरी हिस्ट्री लीजिए, उसको कोई और बीमारी है कि नहीं है, उसको कोई तकलीफ हुई थी क्या, किसी दवा को ले रहा है कि नहीं ले रहा है, सबसे पहले तो ये जानिए। दूसरा जानिए कि ऑपरेशन करते वक्त भी हम बहुत सारी दवाएं देते हैं, तो किसी मरीज को कभी कभी दवाओं से भी एलर्जी हो जाती है। प्लस रूल ऑफ सेफ्टी जिसको बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए कि सेफ लिमिट क्या है। आपने दिखाने के लिए करे, मैं तो एक दिन में 10,000 बाल लगा सकता हूँ, 15,000 बाल लगा सकता हूँ, हमारे पास 2 टीमें हैं, 5,000 मैं लगाता हूँ, 5,000 वो लगा देता है। इट्स नॉट लाइक कि आप कितना कर सकते हैं, इसका बात ही नहीं है। इसलिए किसी मरीज को ऐसे ही आकर के सीधे आप ऑपरेट जो कर देते हैं, या कई की बार कुछ मेरे पास ही बहुत सारे कंसल्टेंट का या जो इस तरह के क्लिनिक चलाते हैं उनका कई बार फोन आया कि सर एक मरीज आया है, यूएस से आया है, आज ही कराना, कल ही चले जाना है। तो इस तरह का जो घई में आप ऑपरेट करते हैं, जो घोड़े पर चढ़कर जो है और आप तुरंत करके चले गए 1 लाख मिल गया, ऐसे काम नहीं करने का, वहीं पर मिस्टेक्स यूजुअली होती है जी। तो मेरा मानना है जैसे मरीज को आप देखिए, उसको समझाइए कि प्रोसीजर क्या है, मेंटली मरीज प्रिपेयर्ड हो, आप मरीज की हिस्ट्री लीजिए, उसके दवा का हिस्ट्री, हर एक चीज हिस्ट्री लीजिए, फिर अगर आपको लगता है कि सेफ है तो ही ऑपरेट करिए। कहीं पर भी लगता है कि नहीं सेफ नहीं है या कोई दवा चल रही है जिसको हमको फिजिशियन से बात करना है, तो फिजिशियन से बात कर लिया, डिस्कस करिए, मरीज को दिखलाने के लिए फिर आप ऑपरेट करिए। अल्टीमेटली इसमें गलती जो मेरे अनुसार जो लग होती है, जो आपने बताया कि कैजुअलिटीज हुई या डेथ हुई या कोई रिस्क हुआ, नॉर्मली वहीं पर होता है जहां पर आपने प्रॉपर टाइम नहीं दिया मरीज को समझने का, या उसकी हिस्ट्री प्रॉपर नहीं लिया और बिना जाने ही आपने सीधे ऑपरेट कर दिया। या तीसरा पोजीशन कि किसी ऐसे जगह आपने ऑपरेट किया जहां पर कि प्रॉपर वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल नहीं था, एक क्लिनिक था या ऐसे एक टेबल बिठा करके आपने सोचा कि तो खर्च हो जाएगा, और वो मेरे अनुसार नहीं करना चाहिए।
और यही नेशनल मेडिकल काउंसिल ने भी बोला है कि हर जगह आप हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते हैं, यही कर सकते हैं और यही करना चाहिए। तो हेयर ट्रांसप्लांट की जो बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, हेयर ट्रांसप्लांटेशन मतलब बालों में अलग से लाके बाल बिठाना। अभी डॉक्टर साहब से सवाल करूंगा क्योंकि बहुत लोग ये सोचते हैं कि बाल कहाँ से आते हैं, किसके बाल होते हैं जो बिठाए जाते हैं, और क्या बाल फिर से ग्रो करने लगते हैं नेचुरली, जो जैसे हमारे और बाल हैं और वो ग्रो कर रहे हैं, उनको हम कटाते हैं फिर वो शेप करते हैं, क्या वही तरीका उन बालों के साथ भी होता है? कैसे ग्रो करता है सर, बताएंगे सर प्लीज इस क्वेरी के जरा सुनिए। देखिए इसमें कैसा है संजय की जो बाल ट्रांसप्लांट हम वर्ड यूज करते हैं जी, एक्चुअली ये कायदे से देखा जाए तो टेक्निकली ये मिस नॉर्मल है। ये हेयर रीडिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, दैट मीन्स कि आपके शरीर में यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे बाल हैं। तो यूजुअली जो हम लोग बोलते हैं मेल पैटर्न बालने से बात किया, तो यहाँ से लेकर के बाल धीरे धीरे कम होना शुरू होते हैं और यहाँ तक नॉर्मली जो बाल होते हैं झड़ते हैं, लेकिन साइड के और पीछे के बाल नहीं झड़ते। तो हम जो हेयर ट्रांसप्लांट में करते हैं कि जो पीछे के बाल हैं जिसको हम ऑक्सीपिटल हेयर बोलते हैं, हम यहाँ से बालों को लेकर के जहां पर बाल नहीं है वहां पर रीडिस्ट्रीब्यूट मतलब वहां पर लगाते हैं। तो नेचुरली अगर हम पीछे से बाल निकाल रहे हैं तो जितने बाल हम निकालते हैं बालों का रूट निकालते हैं। तो सपोज करो, एक समझाने की दृष्टि से बोल रहा हूँ कि अगर पीछे 10,000 बाल हैं और हमने 4,000 बाल वहां से निकाले उनके रूट्स, अब वहां पर 6,000 बाल ही बचेंगे और यहाँ पर जहां पर आप लगा रहे हैं वहां पर 4,000 बाल ही लगाए। तो अब जो बाल लगाए, जो रूट लगा, जैसे वो रूट एक्सेप्ट हुआ मीन्स रूट सरवाइव किया, फिर वो धीरे धीरे ग्रो करता है। उसको आपको ट्रिम भी करना है, झाड़ना भी है, सब कुछ जो नेचुरल हेयर है वही है। ये कोई फाइबर या कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं है। अच्छा। जैसे कि जो पैडी या धान की खेती जो बोलते हैं, रोपाई करते हैं, यहाँ से धान को एक पहले बेल्स काफी रखते हैं, वहां से निकाल करके 2-2, 3-3 पौधे को एक जगह लगाते हैं। उसको धान का रोपाना बोलते हैं। तो जैसे धान को रोपाई जब किए तो वहां से फिर से वो धान बड़ा होकर के ग्रो करता है, फिर फल लगता है, जो चीजें होती है धान की। वैसे यहाँ पर भी है कि यहाँ से आपने निकाला, यहाँ लगाया, तो जहाँ लगाया वहां पर वो पौधा लग गया है। अब वो ग्रो करेगा, बड़ा होगा, उसको आपको काटना है, झाड़ना है, जो आप करते हैं नॉर्मल बालों के साथ वही आपको करना है। बट किसी और का बाल लेकर के किसी और में लगाना वो नहीं होता है जी। आप ही के बाल लगते हैं। यूजुअली पहला प्रेफरेंस हमारा पीछे रहता है, कभी कभी साइड से रहता है। अगर यहाँ दोनों में कम बाल पड़ते हैं तब हम दाढ़ी के बाल निकालते हैं। अच्छा। छाती के भी बाल निकाल सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हर जगह के बालों की क्वालिटी अलग होती है। जैसे जो ये बाल होते हैं वो इससे मैच नहीं करते, वैसे ही छाती के बाल थोड़ा करली, थोड़ा लंबे पतले होते हैं, वो फिर इससे मैच नहीं करते। तो अगर हमको इधर या कहीं और से, जिसको सेकेंडरी एरियाज बोलते हैं, वहां से अगर बाल लेकर के आना है बालों को कंप्लीट करने के लिए, तब हम यहाँ वाले बाल को सामने लगाते हैं और इन सबको हम पीछे लगाते हैं, जिससे वो कम से कम दिखे। फिर भी एक डिफरेंस थोड़ा सा तो दिखता ही है। तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव जानकारी दी मैं दर्शकों की तरफ से और मेरे चैनल की तरफ से आपको धन्यवाद करूंगा सर। तो आपने देखा कि डॉक्टर मिथिलेश मिश्रा जो प्रैक्टिशनर है मुंबई में, और खास करके हॉस्पिटल्स है सर का नालासोपारा वसई लिंक रोड जो है वहां पे लिंक रोड में। तो ऐसी कोई क्वेरी हो तो आप अर्थ हॉस्पिटल विजिट कर सकते हैं। सर बहुत रिनाउंड है और बहुत अच्छे हैं। अगर आप देखेंगे तो हॉस्पिटल एकदम नियर बाय स्टेशन है, आप वहां से जा सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन सब्जेक्ट पे हमने बात किया, हेयर ट्रांसप्लांटेशन, और सर ने बताया कि एक्चुअली वो हेयर डिस्ट्रीब्यूशन कह लीजिए, आपके ही बाल लगाए जाते हैं। और ब्यूटिशियन की बात जब करें तो वहां पे मेडिकेटेड और नॉन मेडिकेटेड में बहुत फर्क होता है। जो चीजें आप टीवी पे देखते हैं और फिर बाद में आप अप्लाई करते हैं उससे कोई रिजल्ट नहीं आता। इसलिए आपका पैसा हो, एक बेहतरीन कंसल्टेंट से बात करें जो आपको मेडिकेटेड चीजें और जो जरूरतमंद की चीजें हैं वो आपको प्रेफर करेंगे, बताएंगे। तो आप सब हमारे साथ जुड़े, सभी का धन्यवाद। देखते रहिए मेट्रो सिटी समाचार। नमस्कार।